जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाला जो आपका वीडियो का री एग्जाम है उसके जीके जीएस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों से मिल चुकी होगी कि आपका जो वीडियो का री एग्जाम डेट है वो 26-27 जून 2023 निर्धारित की गई है। तो अब हम जीके जीएस के प्रश्नों को, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आप सभी जानते हैं कि 50 नंबर का हिंदी आएगा, 50 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा और 50 नंबर में जीके जीएस करंट सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक जीके को क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कम समय में कवर कर पाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बेटा एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला सवाल दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मतलब विदेशों के लिए यहां से उड़ानें जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में हम बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, जिससे कि मजबूती बेहतर मिल जाती है। अगला सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर क्या बेटा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया गया था। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन, ये एक बेटा पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक आपके अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अक्सर परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर विजिट करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था। तो बेटा वास्को डी गामा आपका जो है पुर्तगाली था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। भारत में बच्चों एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब केंद्र की ही नागरिकता मिलती है, एक देश की नागरिकता मिलती है, राज्य की नागरिकता अलग से नहीं मिलती। लेकिन अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पर आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान मिलेगा, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो एकल प्रावधान है नागरिकता का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बेटा दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहां पर देखने को मिलेगा। बेटा भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो सक्रिय है, कभी न कभी उसमें विस्फोट हो जाता है, वो बेटा आपको बैरन द्वीप में देखने को मिलेगा। और ये जो आपका बैरन द्वीप है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जितने एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वो मैं ऑलरेडी करते हुए चलूँगा। अगर हम बात करें होपमैन कप की, होपमैन कप आपका जो है किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध बेटा आपके टेनिस खेल से है। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का नाम भी आप जानते होंगे, नोवाक जोकोविच का नाम भी जानते होंगे, ये बेटा इसी खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। बेटा श्वेत क्रांति का संबंध आपके जो है दुग्ध उत्पादन से है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो इसका संबंध भी आपके दुग्ध उत्पादन से है, मतलब विभिन्न तरीके की प्रणालियों का प्रयोग करते हुए दूध का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसके लिए इस क्रांति को लाया जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति को लाया जाता है बेटा। अगला सवाल है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में, मतलब आंवला जानते हो ना, आंवला, ठीक है, आंवले में कह रहा है प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आपका नींबू है, ठीक है, आपका संतरा है, और ये आपका जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, आंवला दिया गया है, इनमें आपको बेटा विटामिन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल पर विजिट करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, अर्थात कहना चाहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। अगर किसी व्यक्ति को समस्या होती है हृदय में, तो उसके लिए बेटा
पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ना, पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपको लुसाने में देखने को मिलेगा। और ये लुसाने कहाँ पड़ता है? तो बेटा आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये लुसाने नामक स्थान आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि परमाणु बम जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात किस सिद्धांत पर आपका परमाणु बम काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और बच्चों, जब आप हाई स्कूल लेवल में थे तो आपने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों की परिभाषाएं पढ़ी है, तो नाभिकीय विखंडन से आप सभी परिचित हैं। ठीक है, तो परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या, बाघ जो टाइगर हैं आपके, इनकी संख्या किस राज्य में है? आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक बाघों की संख्या बेटा मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी, एमपी में मिलेगी। हम एमपी वाले हैं, राजधानी भोपाल है। अगला सवाल है कि धुआंधार प्रपात आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो बेटा जो धुआंधार प्रपात है ना, जल प्रपात है, ये बेटा आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। और जबलपुर आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, एक शहर है। ठीक है, जबलपुर। और यहाँ पर एक बेटा इंदौर शहर भी है। कौन सा है? इंदौर शहर भी है, बड़ा साफ सुथरा रहता है और अक्सर इसका नाम आप सुनते रहते हैं। अगला सवाल है कि जो पाइथन है, ये एक आपका सांप आप नहीं है, ये कौन सी लैंग्वेज है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन क्या है कभी कभी पूछ लेता है, तो वो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या कह सकता है कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप पाइथन से किसी सर्प से जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, किससे मापा जाता है? किस उपकरण की मदद से मापा जाता है ब्लड प्रेशर को, बीपी को, है ना? तो इसका आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अभी कुछ देर पहले आपने परमाणु बम का अध्ययन किया, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। लेकिन बेटा जो आपका सूर्य है ना, उसकी जो ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, तो जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनमें होने वाला नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर। अगला सवाल दिया गया है कि एंजाइम की रचना किससे होती है? ठीक है, एंजाइम जो होता है उसकी रचना किससे होती है? तो बेटा अमीनो अम्ल से आपकी जो है एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की संरचना तैयार होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर बंदे की मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के जो मंदिर निर्माण की कला शैली है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा उत्तर भारत के जो मंदिर निर्माण की कला शैली है उसे हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिण भारत की कला शैली है उसे हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं, उसे हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और आपके नागर और द्रविड़ का जो मिक्सअप होता है उसे बेटा वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का संदेह है तो कमेंट बॉक्स खाली है। वन नाइलन के माध्यम से हम बहुत सारे प्रश्नों को बहुत जल्दी कवर करेंगे, जिससे कि 50 क्वेश्चन से ऊपर है। तो अगर इस तरीके के प्रैक्टिस सेट हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो कम समय में हम 1000-1500 क्वेश्चन को संकलित कर लेंगे, जो कि पेपर में हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसको बोला जाता है? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है बेटा वो प्लीहा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्लीहा भी बोलते हैं, स्प्लीन भी इसी को बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मिल सकता है या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अबुल भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, डोंट माइंड। ठीक है, दोनों एक व्यक्ति के लिए ही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके पहले शिक्षा मंत्री होते हैं या अब्दुल कलाम आज़ाद पहले होते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो अलग प्रश्न है। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि विश्व का सबसे विशाल, क्या कह रहा है बेटा? विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना आप सभी जानते हैं
किसके द्वारा की जाती है? गौतम बुद्ध जी के द्वारा की जाती है। बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है आपके गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। तो सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक या सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि देश में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? अगर हम भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारत में बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शार्ट में आप बोलते हो SBI, की सबसे ज़्यादा शाखाएं मिलेंगी। और विदेशों में भी हमारे SBI की ज़बरदस्त शाखाएं देखने को मिलेंगी। अगला सवाल है कि साम्पेन कहाँ की जनजाति? एक जनजाति है, उसका नाम है बेटा साम्पेन। ये आपको निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगी, साम्पेन जनजाति, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई संदेह है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना देंगे, क्योंकि तैयारी भैया धारदार होनी चाहिए। इस बार ना वीडियो एग्जाम को उड़ा के आना है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना आपको कहां पर मिलेगा? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो बेटा ये आपको डिगबोई में देखने को मिलेगा। और ये डिगबोई नामक जो स्थान है बेटा असम में देखने को मिलेगा। असम की राजधानी आपको दिसपुर मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है कि दाब बढ़ने से द्रव में क्या परिवर्तन होगा? अगर पानी है, उसको आपने कहीं पे भर रखा है और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दाब डाल देंगे, प्रेशर डालेंगे, उस दशा में क्या होगा? उसका जो क्वथनांक है वो बेटा बढ़ जाएगा। उसका क्वथनांक क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक का मतलब होता है किस तापमान पर वह द्रव उबलने लगेगा, तो वो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर दोनों होता है, ठीक है, या फिर दोनों नहीं होता है। खून का रंग लाल किस वजह से होता है? बेटा जो खून हमारा होता है, जो ब्लड होता है, जिसे रक्त के नाम से जानते हो, लहू के नाम से जानते हो, ये बेटा लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा खून है वो हमें लाल लाल नजर आता है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, ये एक बेटा पुस्तक है, आपसे पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है या फिर किन के द्वारा लिखी गई है? तो बेटा अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है, भारत में जब बेटा दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो अधिकतम वर्षा एक्चुअली में कहाँ पर होती है? आपसे जानना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपके पश्चिमी घाट में होती है, पूर्वी घाट में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट में होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला सवाल है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी उसमें किसकी प्राथमिकता पर बल दिया गया था, है ना, किसको बढ़ावा देने की बात की गई थी? तो इसका राइट आंसर है गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया गया था, ठीक है। लोगों, जो गरीब लोग हैं, उनका किस तरीके से विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, इस पर फोकस किया गया था आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? प्रश्न छोटे नजर आ रहे होंगे लेकिन प्रभाव इनका बहुत है, क्योंकि प्रश्न भैया परीक्षा में आए हुए हैं और कुछ संभावित अवस्था में भी है। सवाल है कि कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? बेटा कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था, और इसके द्वारा जो है चरक संहिता की रचना की गई है, ठीक है। चरक संहिता की रचना इनके द्वारा की गई है, नाम है चरक, और इन्हीं के द्वारा चरक संहिता की रचना की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें बेटा प्रेरी भी बोला जाता है, और कहीं पर आपको जो है प्रेरीज भी देखने को मिलेगा। तो दोनों एक ही हैं। प्रेरी या प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाए? मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं तो उन पर महाभियोग लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो एक्चुअली में इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वो आपसे ये जानना चाहता है। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा पद का जो है दुरुपयोग किया जाता है, गलत तरीके से कार्य किए जाते हैं, तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में ऐसा प्रावधान किया गया है। एक्चुअली इसका आंसर ये है। अगला सवाल है भूकंप की तीव्रता, कंपन अक्सर आते हैं, अक्सर आप सुनते हैं इंडोनेशिया में भूकंप आ गया,
है ना। इस तरीके की समस्याएं न्यूज में अक्सर आप सुनते रहते हैं। तो बेटा भूकंप की जो तीव्रता होती है इसकी माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है? तो एक रिक्टर स्केल आता है, उसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जब आपको बाद में बताया जाता है कि 7.3 तीव्रता का बड़ा भयानक भूकंप था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अभी टर्की में आया हुआ था, आपने देखा, इंडोनेशिया में भी आया हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आपका जो भूकंप है ना उसकी तीव्रता को हम रिक्टर स्केल के माध्यम से मापते हैं, नापने का काम करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि सतपुड़ा के रानी किसे बोला जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है स्टेनली जलप्रपात। बेटा स्टेनली जलप्रपात की बात कर रहा है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेटा आपके कांगो नदी पर बनाया गया है स्टेनली जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपको कब देखने को मिलेगा? मतलब उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, अरे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दो में बटा हुआ है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में बेटा जो सबसे छोटा दिन है वो आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई संदेह नहीं होगा। बच्चों इस तरीके की पढ़ाई करने पे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कवर करेंगे। भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? बेटा जो आपके समुद्रगुप्त जी हैं ना, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ठीक ठाक विजय की थी, मतलब लगभग जो है युद्ध इनके द्वारा जीते गए थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन के बारे में तो आप जानते हो, और युद्ध जीतते हुए जो है लगातार आगे बढ़ता रहता। टीबी रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका प्रतिरोध करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आप जानते हैं टीकाकरण अभियान चलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में अगर टीबी की समस्या होती है तो उसको रोका जा सके, उसका प्रतिरोध किया जाए, इसके लिए बेटा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक, तो इसलिए अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल टीकाकरण जरूर करवाएं, भविष्य के लिए है, क्योंकि तभी हम जो है जल्द ही टीबी से मुक्त हो पाएंगे। वैसे आप हमें बताएंगे कि टीबी से मुक्त होने के लिए भारत ने कौन सी जो है डेडलाइन दी है कि इस सन तक हम जो है टीबी मुक्त हो जाएंगे, भारत टीबी मुक्त हो जाएगा 2025, 26 या फिर 30। ठीक, चलो अगला सवाल है आपके सामने, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में देखने को मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो बेटा 13वें नंबर का जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। बड़ा भयानक युद्ध होता है, बहुत रक्तपात होता है, और कहीं ना कहीं अशोक का हृदय भी इस युद्ध के बाद परिवर्तित होता है, लेकिन नुकसान तो बहुत बड़ा हो चुका होता है। ठीक है, बाघ की गुफाएं आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे? बेटा बाघ की जो गुफाएं हैं ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। राजधानी भोपाल, इंदौर हमेशा स्वच्छता के मामले में आगे रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने बेटा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बेटा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, शुरू किया गया था, और करो या मरो का नारा भी शायद इसी समय दिया गया था। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? मतलब कोशिका की जो है आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेटा लाइसोसोम इज द राइट आंसर। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आपके साइंस का प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। देखिए बेटा मैं यहाँ सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, अनावश्यक आपका समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उत्साहवर्धन के लिए मेहनत मैंने की है। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। लिंगराज मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो लिंगराज मंदिर बेटा आपको भुवनेश्वर में मिलेगा, और ये भुवनेश्वर नामक स्थान जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उड़ीसा में नहीं, अब इसको शुद्ध भाषा में उड़ीसा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है समझ सकते हो आप। अकबर का मकबरा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर अवस्थित है? तो बेटा अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में देखने को मिलेगा, और ये सिकंदरा कहाँ पड़ता है बेटा? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हम यूपी वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये बेटा आपको माउंट आबू में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? माउंट आबू में। लेकिन आपसे पूछा गया है किस राज्य में है, तो राज्य बेटा आपका राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो बेटा
राजस्थान में आपका माउंट आबू नामक स्थान है, वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, दो दो प्रश्नों को संकलित किया गया है कि अगर माउंट आबू दे दे तो भी सही कर लोगे और घुमा के दे देगा तो भी सही कर लोगे। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निवारण के लिए जो है क्या किया जाएगा। ठीक है, तो उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा ये बच्चों आप बता देना। उत्तल लेंस का प्रयोग होगा या फिर अवतल लेंस का प्रयोग होगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया के नाम से दूर दृष्टि दोष को जाना जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो है आपके 50 प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ कराने का प्रयास किया है। ठीक है, जिससे कि आप तैयारी को बेहतर और बेहतर कर सकें और परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको सीधे आप उनकी खोपड़ी में छेद कर पाएं, मतलब उन्हें सॉल्व कर पाएं, आप फंसे नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए, क्योंकि भैया बार बार मौके मिला नहीं करते और जो हार लेते हैं वो कभी जीता नहीं करते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।